Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज मेरा थर्ड वीडियो है रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल पर। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि रिएक्ट जेएस का ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना चुका है, जहाँ पर मैं अब तक 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने बेसिक रिएक्ट जेएस का थ्योरी पार्ट मैंने क्लियर करा है। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो रिसेंट वीडियो था मेरा, तो वो मैंने क्रिएट एप्लीकेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी एरर, और ऊपर से उसके लिए क्या रिक्वायर्ड रहने वाली है, जैसे कि नोड जेएस का जो भी चीज़ें वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करी है। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, अगर वो वीडियो देखा होगा तो ही आप ये वीडियो देखना। तो ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली आज का वीडियो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, आपके पास अगर एक एप्लीकेशन आती है, ओके, तो उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाती है। तो उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट फोल्डर्स है जिसको आपको यूज़ करना है, ओके, एंड जो यूज़ ही नहीं है ऐसे ही आपके पास इंस्टॉल्ड रहेंगे, जिसको हम चाहते ही नहीं है कि वो यूज़ कभी होंगे ही नहीं, तो उसको क्यों रखें, क्यों हमारा स्पेस ले ले हमारा प्रोजेक्ट, उसको डिलीट करेंगे। ओके, यानी कि मैं बेसिकली सिंपल आपको बता देती हूँ कि रिएक्ट जेएस जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो बहुत ही बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही ज़्यादा आपके पास फाइल्स आ जाती है। उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फ़ोल्डर्स हैं जो यूज़ होने वाली है, और जो नहीं होने वाली उसको हम डिलीट करने वाले हैं, वो हम आज देखेंगे। प्लस हम आज फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के रिलेटेड, यानी कि आपको एक सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको कैसा आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक सिंपल एक स्टैटिक वेबसाइट लो, या ये कोई भी आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट लो, तो उसके लिए आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए रिएक्ट जेएस में, जो एक्चुअल में अभी मतलब अभी रन टाइम में चालू है, यानी कि ये कंपनी यूज़ करती है। ठीक है, उस हिसाब से हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। प्लस हम क्या करेंगे, एक ई कॉमर्स का भी हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि एक्चुअल में ई कॉमर्स वेबसाइट अगर इनकेस आप बनाना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपको पहले ही पता लग जाए कि एक्चुअली फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ई कॉमर्स का भी कुछ इस तरीके से होता है। तो उसी को रिलेट करके ही आज का हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर सारी चीज़ें इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, तो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फ़ोल्डर आ चुके हैं, उनमें से कौन से इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे निकाला है। उनका एक्चुअली यूज़ क्या होने वाला है वो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं कि एक्चुअली उनका मीन क्या रहता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर डिस्प्ले होता है। ओके, एक्चुअली वो नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका उसका मतलब एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका मैंने यहाँ पे रीज़न लिखा है। ओके, सिंपल एक एक दो दो वर्ड में ही लिखे हैं। तो देखो, दिस फोल्डर कंटेन्स द पैकेजेस दैट द एप्लीकेशन टूल्स रिक्वायर्ड। ओके, जैसे आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला था बूटस्ट्रैप का पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है नोड मॉड्यूल में। ओके, जो भी पैकेजेस आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, वो सारे जो भी टूल्स रहते हैं, जो भी उनके रिक्वायर्ड फाइल्स रहते हैं, वो सारे आपके नोड मॉड्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। तो इसको ऐसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये अनइंस्टॉल करोगे तो आपका सारा प्रोजेक्ट ही मतलब ख़राब। ओके, तो इसीलिए इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है कि नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर आपके इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं ना। नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर। ओके, तो पब्लिक फोल्डर भी उतना ही इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो, जैसे कि वो आपका लाइक मेन फोल्डर आप बोल सकते हो, उसके अंदर का मेन फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखी हूँ मैं, दिस फोल्डर इज यूज्ड फॉर स्टैटिक कंटेंट एंड इंक्लूड्स द index.html फाइल दैट इज यूज्ड टू रिस्पॉन्स टू HTML रिक्वेस्ट। ओके, यानी कि यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर रहने वाला है जो है index.html फोल्डर। ओके,
सॉरी फाइल बोलना था मुझे। तो ये फाइल रहता है हमारे पब्लिक फोल्डर में। ओके, तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्स के लिए, HTTP रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो हम यहाँ पे HTML के टैग यूज़ करने वाले। JSX का मीन ही है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML। तो यहाँ पे हम JSX यूज़ करने वाले, यानी कि HTML के जो भी टैग्स हैं हम यूज़ करने वाले। तो HTML का कुछ तो होना चाहिए ना। तो जैसे यहाँ पर .html, index.html यही रेफर करता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, ओके, तो एज अ वो एक सिंपली आप पकड़ो कि यार आप एक HTML का ही प्रोजेक्ट क्रिएट करो, बस स्ट्रक्चर, बस जो भी लैंग्वेज है, जो भी कुछ है वो रिएक्ट का है, लेकिन सारी चीज़ें तो एज इट इज़ इंडेक्स क्या बोलते हैं HTML की तरह ही वर्क होने वाली, वेबसाइट ही बनाने वाले हो आप। ओके, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, ओके, सिंपल अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास SRC फोल्डर। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम पब्लिक फोल्डर को बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड प्रियोरिटी पे है, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी पे ऑब्वियसली हमारा नोड मॉड्यूल रहने वाला है, सेकंड पे हमारा पब्लिक रहने वाला है, थर्ड हम SRC को ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि SRC फोल्डर ही आपका एप्लीकेशन का मेन, एप्लीकेशन का जो भी फोल्डर रहने कोड रहेगा वो इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द SRC फोल्डर कंटेन्स द एप्लीकेशन कोड एंड कंटेंट, यानी कि पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके सारे फाइल्स, उसका सारा कंटेंट, उसका सारी चीज़ें, कोड, सारी चीज़ें ये SRC फाइल के अंदर ही रहने वाली है। यानी कि आपका पूरा डिज़ाइन, आपका पूरा प्लानिंग, आपका पूरा प्लॉटिंग, वो सारी चीज़ें SRC फाइल के अंदर रहने वाली। सिर्फ ये index.html पब्लिक फोल्डर क्या करता है, उसको अलाउ करता है लाइक रन होने के लिए, ऐसा समझो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि SRC फोल्डर आपके पास एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को होस्ट कर रहा है index.html फोल्डर फाइल जो है पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फाइल है हमारे पास package.json। ओके, सो package.json भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये तीनों है। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट इसमें लिखा है ना, ये यहाँ पे जो भी फाइल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है। दिस फोल्डर कंटेन्स द सेट ऑफ टॉप लेवल पैकेजेस डिपेंडेंसीज फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पर आप जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करोगे, वो सारी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। यानी कि देखो, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल बोला था, आप अगर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हो तो कहाँ पे दिखता है आपको, इसी फोल्डर में आपको दिखेगा कि आपने बूटस्ट्रैप इस वर्जन में इंस्टॉल करा है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ बाबा मैंने इंस्टॉल करा है, वरना आपको कभी दिखेगा ही नहीं। तो आप कैसे पहचान लोगे, हर बार के इंस्टॉल करते बैठोगे। आप हमेशा कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने से पहले आप package.json के अंदर आओगे, देखोगे कि क्या मैंने ये पैकेज इंस्टॉल ऑलरेडी करा है तो इसको इग्नोर करोगे, नहीं करा होगा तो ही आप इंस्टॉल करोगे, अगर नहीं करा होगा तो अपडेट कर देना, ठीक है। सॉरी, करा होगा तो अपडेट कर देना। सो नेक्स्ट है अपने पास package-lock.json। ओके, दिस फाइल कंटेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पैकेजेस डिपेंडेंसीज फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि जब भी आप package.json के अंदर फोल्डर में जाके देखते हो कि बूटस्ट्रैप अगर आपके पास है, उसके रिलेटेड अगर कोई भी लाइक प्रोजेक्ट का जो भी एक फाइल वगैरह या तो कुछ लिंक वगैरह रहेगा ना, वो सारी चीज़ें आपको पैकेज लॉक के अंदर मिलेगी। ओके, यानी कि अगर आपके पास package.json है तो पैकेज लॉक होना ज़रूरी है। अगर आप पैकेज लॉक को डिलीट कर देते हो, ठीक है, तो आपका पैकेज वर्क मतलब कोई मायने ही नहीं रखेगा package.json, ऐसा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी पैकेज लॉक फाइल को हाथ ही नहीं लगाना है, इतना याद रखो। ओके, यानी कि इनको आप मैन्युअली कुछ मत करो, कमांड के थ्रू ही आप इनको इंटीग्रेट करो। जैसे कि इनके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, आप ऐसे cmd कमांड के थ्रू ही करो। लेकिन आप मैन्युअली इसके अंदर से कुछ भी आप हटाना या कुछ भी ऐड करना, ऐसा बिल्कुल मत करना कभी भी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास फाइल है index.js फाइल। ओके, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके पास index.html फाइल है, ठीक है। तो देखो,
दिस फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड स्टार्टिंग आवर रिएक्ट एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ से आपका रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो जैसे आप अगर फोल्डर को ओपन करके देखोगे, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ओके, तो index.html, उसके बाद index.js, उसके थ्रू ही इसके बाद ही बाकी सब चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। ओके, ये वाला फाइल ही है जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ से ही स्टार्ट है, ऐसा आप समझ जाना। ओके, सो नेक्स्ट है index.css। जो index.js के अंदर जो भी लिखोगे उसका CSS पार्ट यहाँ पर लिखोगे। ओके, दिस फाइल कंटेन्स द ग्लोबल CSS स्टाइल फॉर द ऑल एप्लीकेशन, मतलब पूरा एक एप्लीकेशन में CSS लाइक ग्लोबली आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो। जैसे कि देखो, अभी हमारा जो बॉडी है HTML का, तो उसको बॉडी को ही पूरा मैं ब्लैक करना चाहती हूँ, तो मैं बॉडी और CSS में क्या लिखती हूँ, बॉडी और उसका कलर चेंज कर दूंगी ब्लैक। ओके, अगर ऐसा ग्लोबली कुछ चेंज करना है या सभी पूरे प्रोजेक्ट में ही उस CSS को लग जाए, तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ग्लोबली वर्क करते हैं। ग्लोबली वर्क करता है मतलब आपका जो एप्लीकेशन है उसमें ही ग्लोबली वर्क करता है। ओके, मतलब आपके पूरे एप्लीकेशन में अगर यहाँ पे कुछ CSS फॉन्ट वगैरह देते हो तो सारे एप्लीकेशन में जो भी फॉन्ट है उस फॉन्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास app.js फाइल। वैसे हमारे पास app.css भी फाइल रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको लिया नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप app.js के अंदर बहुत ज़्यादा अगर डिज़ाइनिंग अभी से करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इस हिसाब से app.js एज इट इज़ यूज़ करो, बाकी सारे कंपोनेंट क्रिएट करो, लेकिन app.js को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे index.js है उसके बाद app.js ही है, लेकिन app.js के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोड अवॉइड करो। ओके, बाकी कंपोनेंट में ऐड करो, लेकिन app.js में एज इट इज़ सिर्फ कॉल करने का। ओके, मैं बताती हूँ, छोड़ो ये सारी चीज़ें। जैसे जैसे टाइम आता है, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगी तब तब मैं बताऊंगी। ठीक है, तो app.js का देखो, दिस फाइल कंटेन्स द टॉप लेवल रिएक्ट कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पर आपका सबसे ये फर्स्ट कंपोनेंट है आपके सिस्टम में, तो ये टॉप लेवल कंपोनेंट है। इसके अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि index.js में नहीं कर सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली जैसे मैंने बोला index.js आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, app.js सबसे पहला कंपोनेंट है। तो app.js में कोड अवॉइड करना है, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट और बना के इसके अंदर कॉल करना है, इसमें बहुत कम आपको यूज़ करना है, लाइक डिज़ाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें। इसी वजह से मैंने इन app.css फाइल को यहाँ पे लिया नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर का थ्योरी पार्ट बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो चलो ठीक है, अभी प्रैक्टिकली इन सभी को देखते हैं एक्चुअल में इनके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा नॉलेज मिलता है इसी वजह से। वैसे फोल्डर स्ट्रक्चर थ्योरी पार्ट मैंने जितना हो सके उतना सिंपल वे में मतलब बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं हम प्रैक्टिकल पर। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैंने पिछली बार ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। ठीक है, यहाँ पे आज हम देखने वाले फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ हम क्या देखने वाले बोल के। ओके, तो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करती हूँ और इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करती हूँ। बेसिकली अभी मुझे रन करने के लिए इस फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ से टर्मिनल को ओपन करना है, और अभी ये फोल्डर वाइज मेरा ये ओपन हो चुका है टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्लियर कर देती हूँ और यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है, सबसे पहले तो कोड डॉट लिखते हैं क्योंकि इसे मुझे VS कोड में ओपन करना है। VS कोड में आप ऐसे कमांड के थ्रू भी इस कोड को ओपन कर सकते हो। ये देखो ओपन हो गया हमारा VS। तो अब मैं इसको npm स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर देती हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हो तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया, एक ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट पर, मेरा वो प्रोजेक्ट रन हो चुका है एज इट इज़। जो पिछली बार आउटपुट था वही मेरा आउटपुट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अभी फोल्डर पर चलते हैं। तो VS कोड में मैं आ चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। रिएक्ट टेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम एज इट इज़ है, यहाँ पे कैपिटल में दिख रहा है, एक्चुअली वो स्मॉल है। ओके, तो यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल है जिसके अंदर इतने सारे फाइल्स है, तो आप तो ऐसे मतलब पहली बार देखोगे तो तंग ही रहोगे ना।
क्योंकि इतने सारे फाइल्स हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पैकेजेस सारे इंस्टॉल्ड रहते हैं। ओके, रिएक्ट जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो एक्चुअली आप जैसे मैंने इसको बोला था ये फर्स्ट प्रायोरिटी फ़ोल्डर है। इसको बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है, लाइक मैन्युअली कुछ डिलीट कुछ ऐड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको एज़ इट इज़ रहने दो। ओके, इसको बिल्कुल ऐसा टच ही मत करो, सिर्फ देख के छोड़ो। उसके बाद है हमारे पास पब्लिक और एसआरसी फाइल तो फ़ोल्डर, जैसे मैंने बोला था ये दोनों उसके बाद वाले इम्पोर्टेंट है। जैसे गीट इग्नोर का भी एक फ़ाइल था जो मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं करा था, क्योंकि ये इग्नोर क्या करते हैं, मतलब अगर आप ये सिंपली क्या है, जब आप गिट हब गिट लैब यूज़ करते हो तो कोड पुश और पुल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं नहीं चाहती हूँ ना कि नोड मॉड्यूल इतना बड़ा कोड भी पुश हो जाए, यानी कि वो भी चला जाए, कमिट हो जाए। इतना बड़ा होने के लिए तो बहुत टाइम जाएगा ना, तो इसको इग्नोर करने के लिए हम गिट इग्नोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं गिट लैब पर या गिट हब पर हम अगर कोड को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये फाइल आपको रन मतलब डालना ही डालना है जब भी आप गिटहब का या गिटलैब का यूज़ करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाता है। ओके, रिएक्ट फ़ोल्डर में अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोल्डर आया ना, मैं तो क्रिएट नहीं करी। लेकिन इन केस इन फ्यूचर अगर कौन सा ऐसा एप्लीकेशन आप बना रहे हो इतना बड़ा है, तो आप अगर गिटलैब या गिटहब पर उस कोड को ट्रांसफ़र या शेयर करना चाहते हो तो आपको ये वाला फ़ोल्डर आपको करना ही पड़ेगा ऐड। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पैकेज लॉक और पैकेज जेसन। जैसे मैंने पैकेज जेसन के बारे में बोला था, जैसे अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे ये डिबगिंग का आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, तो देखो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो आप, जैसे मैंने बोला था npm स्टार्ट करती हूँ तो मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट। ओके, इसी तरह से देखो npm बिल्ड करने के लिए npm बिल्ड लिखना है, npm टेक्स्ट लिखना है, एन टेक्स्ट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे वो कमांड है। ओके, ये डिबगिंग की कमांड है। जैसे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या डालना है, npm स्टार्ट, तो इसी वजह से। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इतने पैकेजेस आ चुके हैं जो रिएक्ट के पैकेजेस है, जिसमें रिएक्ट डॉम। तो ये पैकेजेस जैसे अभी आप समझो कि बूटस्ट्रैप आप अगर इंस्टॉल करते हो तो ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसे बूटस्ट्रैप और यहाँ पे उसका वर्जन आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो मैं मैन्युअली डाल रही हूँ ना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है। एक्चुअली मैं इसको निकाल भी दूंगी, ये सिर्फ दिखा रही हूँ मैं आपको। ओके, तो ऐसा आपको कमांड के थ्रू इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसे आपके पास जो भी पैकेजेस रहेंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ऐसे ऐड करा था। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पर है पैकेज लॉक सॉरी। तो यहाँ पे पैकेज लॉक के अंदर भी आपको जैसे कि देखो नेम दिखता है आपका प्रोजेक्ट का, देन यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हो उसके अंदर का जो भी लाइक मोर इन्फॉर्मेशन रहता है ना, तो इसके अंदर रहता है। आप ऐसा सिंपली समझ जाओ। ओके, ये पैकेज रहेगा तो पैकेज लॉक भी फाइल रहना ही रहना। सो नेक्स्ट आते हैं पब्लिक के अंदर। ओके, पब्लिक के अंदर देखो एक सबसे पहले तो आइकॉन है हमारे पास, तो आइकॉन में भी ये देखो यहाँ पर यूज़ हुआ है। ओके, ये वाला आइकॉन है वो। ओके, तो उसके बाद इसको आप चाहिए तो रखो, नहीं तो नहीं, डिलीट। ओके, तो उसके बाद है index.html। जैसे मैं बोला था पब्लिक फोल्डर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है index.html फोल्डर, तो ये वाला है वो। ओके, देखो सिंपली हमारा HTML का कोड है ना, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, देखा। तो यहाँ पर आप लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे CDN लिंक वगैरह आपको ऐड करना है तो बूटस्ट्रैप का CDN लिंक अगर यूज़ करना चाहते हो, ना कि इंस्टॉल करना चाहते हो आप, तो बेसिकली आप यहाँ पर आके हेड टैग के अंदर CDN लिंक ऐड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कमेंट वगैरह डाल के। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी लिंक अगर CDN लिंक अगर इंस्टॉल ऐड करना चाहते हो तो इधर आके आपको डालना है। ठीक है, और उसके बाद बॉडी टैग के अंदर देखो ये कमेंटेड जो भी लाइन है मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखो बॉडी के अंदर इन्होंने क्या किया, एक ड्यू क्रिएट करा है। ठीक है, ड्यू के अंदर ID दिया है रूट। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो बस अभी के लिए समझ जाओ। ओके, ये नो स्क्रिप्ट का अभी के लिए वो छोड़ दो, उसका कुछ नहीं। लेकिन ये वाला जो है ना ID रूट जो कॉल हुआ है, ये इसी कारण ये फाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें बता दूंगी आपको बाद में। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर फाइल इसी फोल्डर के अंदर देखते हैं तो दो हमारे पास PNG है, एक है logo 1 ये, और ये है logo 2।
ओके। देन हमारे पास है मेन टेक्स्ट जेसन, यहाँ पे एक रैंडम सा एक जेसन बना के रखा हुआ है जो मे बी मुझे तो अभी नहीं लगने वाला, ठीक है। यहाँ पे एक जेसन बाय डिफॉल्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक फोल्डर का ये पूरा स्ट्रक्चर, ओके। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने बोला था ये आईडी रूट कहाँ पे कॉल करा है, तो वो कॉल करा है एसआरसी फाइल के अंदर। एसआरसी फाइल के अंदर जैसे मैंने बोला था index.html की तरह ही index.js भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि index.html में जो रूट है उसको यहाँ पर ये यहाँ पे कॉल हुआ है, देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी हम जावास्क्रिप्ट में कॉल करते हैं, पता है ना। तो आईडी है इसलिए यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट एज इट इज यहाँ पे कॉल करा है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पेज है, ओके। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है रिएक्ट एप्लीकेशन की, समझ में आ गया। तो HTML मतलब हमारा स्ट्रक्चर ये है जिसको होस्ट कर रहा है, जैसे मैंने सिंपली बोला था आपको, होस्ट कर रहा है index.html और हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है index.js के अंदर, समझे, ऐसा कुछ समझो। उसके बाद आता है app.js, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था 3 स्टेप, index.html, index.js, index app.js। तो इंडेक्स app.js के अंदर ये कोड लिखा हुआ है जो भी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखो फ्रंट पेज में आपके पास जो भी लिखा हुआ आ रहा है ना, तो लर्न रिएक्ट और ये जो आइकॉन दिख रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो ऐप के अंदर जैसे बोला था फर्स्ट टॉप लेवल कंपोनेंट जो है वो ये है आपका, ओके। इस कंपोनेंट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक्चुअली हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवॉइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही एक कंपोनेंट है ना, तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे कोड लिख दिया, ओके। तो हम यहाँ पे कोड ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी देखो मैं क्या करती हूँ, एक टेस्ट के लिए कुछ रैंडम सा पी टैग में हाई श्रुति लिख देती हूँ या हाई आई एम श्रुति लिख देती हूँ, ठीक है। ये दिखेगा, हाँ ऑब्वियसली दिखेगा, इस फोल्डर में है यार, वही तो फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है हमारा। ये देखो यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे ऑब्वियसली यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि वहाँ का कंपोनेंट है ना जो कॉल हो चुका है, जो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सिंपल बोलती हूँ, ये देखो index.html में चलते हैं। आईडी को यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा है, इस आईडी को हमने यहाँ पे index.js के अंदर कॉल करा है। तो इस index.js ने क्या किया, रेंडर करा है रूट को, यानी कि रूट जो भी हमारा आईडी कॉल करके रेंडर करा है, उसने क्या किया, रेंडर करके एक कंपोनेंट को कॉल करा है। तो कंपोनेंट का नाम क्या है, ऐप है। तो ऐप क्या है, ऐप हमारे पास एक कंपोनेंट है। तो अगर मैं इंपोर्ट करा है यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को, ओके, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करा है यहाँ पर उस ऐप को, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं चलती हूँ ऐप के अंदर, वहाँ पे हमारा कोड है, तो कंपोनेंट को मैंने वहाँ पे एक्सपोर्ट करा, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा एंड देन मैंने यहाँ पे रेंडर के थ्रू हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन क्रिएट करा है ऐप, और इसके अंदर ये रिटर्न में मैंने ये सारी चीज़ें रखी है, जो भी ये लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ये इमेज डाला है, कुछ टेक्स्ट, और यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट करा है उस ऐप को, यानी कि उस फंक्शन को। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है, यहाँ पे इंपोर्ट करा है, और इसी इंपोर्ट को मैंने यहाँ पे मतलब रेंडर करा है, ठीक है। और ये रिटर्न में दिखा रही हूँ आपको। तो रूट के थ्रू वो होस्ट हो गया और मुझे क्या डिस्प्ले हो गया, ऐप डॉट जेएस का जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो गया। तो जैसे मैंने बोला था ऐप डॉट जेएस की तरह ही ऐप डॉट सी एस एस भी है। तो ये सी एस एस मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हम कोड नहीं करने वाले। अभी यहाँ पर तो उसने किया है, जैसे अभी देखो क्लास नेम ऐप लिखा है, तो यहाँ पर सी एस एस कैसे, क्लास नेम ऐसा लिख के हम HTML में कैसे करते हैं, क्लास लिखते हैं, क्लास और आईडी। यहाँ पे कैसे CSS में क्लास देना है, क्लास नेम देना है, ओके, याद रखो। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गई सारी चीज़ें। तो इसी तरह के CSS है, सिंपल CSS पकड़ो यार, जैसे हम HTML में करते थे ना CSS आईडी और क्लास के थ्रू, यहाँ पर भी CSS आईडी और क्लास के थ्रू करा है। यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाई है, उसके बाद ये सारी CSS की प्रॉपर्टी है। चलो हम बाद में देखते हैं CSS का पार्ट होगा पूरा, ओके, इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने देखा ऐप डॉट जेएस भी, उसके बाद ऐप टेक्स्ट डॉट जेएस, इसको तो पकड़ो ही मत, इस फाइल को पकड़ो ही मत, ओके। इस फाइल को अभी हम डिलीट ही करने वाले, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस है, उसके इंडेक्स डॉट जेएस की तरह ही इंडेक्स डॉट सी एस एस है, जैसे मैंने बोला था। यहाँ पर भी आप जैसे यहाँ पे ग्लोबली आप सी एस एस दे सकते हो, जैसे यहाँ पे फाउंड दिया है, ओके, देखो यहाँ पे फाउंड दिया है, तो फाउंड की चेंजेस हो गए ना, फाउंड जो भी यहाँ पे दिया है,
तो वो जैसे मैं अभी मार्जिन 0 है, पैडिंग में यहाँ पे डाल देती हूँ 30 पिक्सल डाल देती हूँ, ठीक है। तो ग्लोबली वो क्या करेगा, पूरे पेज में वो 30 पिक्सल का पैडिंग ले लेगा। ये देखो वाइट जो भी दिख रहा है आपको वो पैडिंग लिया है उसने, ठीक है। तो ऐसा आप ग्लोबली भी लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो। नॉर्मली ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने बोला फ़ॉन्ट के लिए, या कोई थीम ही आपको ऐसा रखना है ब्लैक, तो ब्लैक थीम ही रख दो पूरे वेबसाइट का, वैसा कुछ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लोगो एसवीजी, जो एक्चुअली कॉल हुआ है app.js के अंदर, जहाँ पे ये लोगो डिस्प्ले होगा। ओके, यहाँ पर देखो इस लोगो, आप ना इमेजेस भी ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, याद रखो। सिर्फ आप इमेजेस को img फोल्डर में ही ले लो, ऐसा कुछ नहीं। इमेजेस को भी इंपोर्ट करके आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओपन कर दूँ, एक्चुअली वर्क नहीं हो रहा है एसवीजी के कारण, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रहा है ना, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद है नीचे का रिपोर्ट, जो भी फाइल है वो भी उतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, ओके। सो ये वाला जो सेटअप टेक्स्ट है, ये वाला ये दोनों भी कुछ है नहीं, मतलब अगर मेरा हिसाब से फर्स्ट अगर बिगनर हो तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसी फाइल का। तो इसी वजह से तो मैंने बोला ना कि कौन सी फाइल इम्पोर्टेंट है कौन सी फाइल नहीं है, वही तो आज हमें क्लियर करना है। इसीलिए तो हम आज देखने वाले हैं कि रिएक्ट में एक्चुअली कौन से फाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से फाइल नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। चलो ठीक है, अभी डिलीट करते रहते। देखो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी ही रखेंगे। जैसे मुझे, आप अगर नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ये थोड़ी ना रिएक्ट का कुछ भी चाहोगे, सभी को डिलीट कर दो। जैसे पब्लिक फोल्डर में हम क्या रखेंगे, सिर्फ index.html एक ही फाइल रखेंगे, बाकी सब डिलीट कर दो, ओके। याद रखो, पब्लिक फोल्डर में सिर्फ index.html एक ही फाइल रहेगा हमारा, बाकी सब डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर स्ट्रक्चर में चलते हैं। अभी रिफ्रेश करते हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि कुछ है ही नहीं, हमने डिलीट करा ऐसा, ओके। मतलब प्रोजेक्ट क्यों रन होना बंद हो जाएगा, जब हो जाएगा तब मैं बताती हूँ ना एरर आया तो। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऐप टेक्स्ट को भी उड़ा देते हैं। SRC फाइल के अंदर हम सिर्फ 4 चीज़ें रखेंगे, उसमें है app.js, app.css, index.js, index.css, बस बाकी सब डिलीट कर दो। अगर आप बिगनर हो आपको सिर्फ उतना ही देखना है, उतना ही चीज़ें लेनी है जितनी इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतू की चीज़ें हम क्यों लें, है ना। देखो अभी एरर आया, क्यों आया, क्योंकि इसको इंपोर्ट कहीं ना कहीं हुआ है ना, और फिर वो इंपोर्ट हो रहा है तो उसको वो फाइल मिल नहीं रही है, बस इसी वजह से। जैसे मैं अभी चलती हूँ app.js के अंदर, लोगो मैंने डिलीट कर दिया है एसवीजी, तो अब इंपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली एरर आएगा ना, इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ से भी हटा देते हैं इमेज को, ठीक है। अब कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अभी मैं रिटर्न चलती हूँ, एक और है ना, तो एक और कहाँ पे कॉल हुआ है, तो एक और कॉल हुआ है जो index.js के अंदर चलता है, ये वाला, ओके, रिपोर्ट वेब। तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे नीचे भी कॉल हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। अब कोई एरर ही नहीं है, अब एरर भी निकल गया। तो देखो यहाँ पे लोगो चला गया, लेकिन एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि वो टेक्स्ट है ना, उसमें कोई इंपोर्ट करा ही नहीं है। वो कहाँ है, app.js के अंदर है, यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है रिटर्न में वही आपको हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी मैं हेडर पूरा निकाल लेती हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ H1 लेती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ हेलो श्रुति लिख देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। देखो हेलो श्रुति आ गया। अभी ये सेंटर में क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक ये CSS ऊपर इंपोर्ट करा हुआ है ना, इसी वजह से। अगर मैं CSS की सारी चीज़ें अगर हटा देती हूँ, ठीक है, ये देखो मैंने हटा दिया, सेव कर दिया, और यहाँ पर आती हूँ, अभी सेव कर देती हूँ इसको भी। तो index.app.css के अंदर की सारी चीज़ें चली गई, तो अब मेरे पास CSS कुछ है ही नहीं। ये जो है ना रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, तो ये रखो नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। मतलब रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये देखो CSS चला गया हमारा, क्योंकि हमने CSS हटा दिया ना। CSS के अंदर का जो भी कोड था उसके अंदर वो मे बी अलाइन टेक्स्ट सेंटर था ना, तो इसी वजह से। तो देखा, मतलब यहाँ से आप एक स्टार्ट कर सकते हो आपका पूरा ये। अभी ये CSS है जो डिफ़ॉल्ट ग्लोबली है ना, जो अच्छा है छोड़ो, उसमें आप अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो index.css, वरना छोड़ दो,
तो देखा फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर है जो एज अ बिगनर आप अगर सीखना चाहते हो तो ऐसा कुछ रख सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आपको नॉलेज के लिए अगर रखना है तो इतनी चीज़ें रखो। ओके, जितना मैंने रखा है app.js में इतनी चीज़ें रखो। फोल्डर स्ट्रक्चर देख रहे हो, पब्लिक फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फाइल है, एसआरसी के अंदर सिर्फ 4 फाइल्स है, बाकी एज इट इज़ है। छोड़ो, बाकी को मैंने जैसा बोला था हाथ नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। ओके, रिफ्रेश करते हैं, कोई कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट भी प्रॉपर वर्किंग है विदाउट एनी एरर। देख रहे हो, मतलब इतनी चीज़ें वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आई थी चीज़ें वो सब फालतू की चीज़ें थी ना, है ना? तो इसी वजह से डिलीट करना बहुत ज़रूरी था वो। ठीक है, तो मैं ना फाइनल आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखो, पब्लिक के अंदर हमारे पास एक ही फाइल है और एसआरसी के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 फाइल है। ओके, तो जैसे देख सकते हो इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है एज अ बिगनर। ओके, तो चलो अब चलते हैं, मैं एक्चुअल में आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ जिसका यूज़ करके आप एक प्रोफेशनली एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एज अ बिगनर आप अगर टेक्स्ट करना चाहते हो तो इतना ही चीज़ें रखो, लेकिन अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, एक प्रॉपर एक वेबसाइट जहाँ पे मतलब अगर एक कंपनी एक वेबसाइट बना देती है या कुछ भी बना देती है तो किस फॉर्मेट में बना देती है वो फोल्डर स्ट्रक्चर मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे फोल्डर रहते हैं, कहाँ पर क्या रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, एक सिंपल एक वेबसाइट बनाना चाहते हो आप रिएक्ट में प्रोफेशनली, तो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैसे माय रिएक्ट ऐप, ये आपका फोल्डर का नेम है। ओके, रिएक्ट एप्लीकेशन का नेम है। सबसे पहले फोल्डर आता है हमारे पास पब्लिक फोल्डर, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर सिंपली हमारे पास index.html सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर रहने वाला है। ठीक है, मैंने जैसा बोला था। ओके, उसके अंदर एक आइकॉन रहने वाला है, यहाँ पे फेव आइकॉन लिखा है ना, यहाँ बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसका लोगो रहने वाला है। यानी कि एक सबका एक लोगो रहता है ना, एक वेबसाइट क्रिएट करो बेसिकली आपका खुद का एक लोगो रहने वाला है, तो उसको आपको पब्लिक फोल्डर में रखना है। ठीक है, उसके बाद एक एसेट फाइल रहेगा, जो भी इम्पोर्टेंट बैनर्स, जो भी इम्पोर्टेंट इमेजेस, जो भी इम्पोर्टेंट स्टाइल रहने वाला है, तो आप उसको एज अ एसेट के अंदर फोल्डर के अंदर एज अ फोल्डर बना के या फिर एक सिंपल सा फाइल बना के आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एसेट के अंदर इमेजेस बोल के एक और फोल्डर का नेम ऐड करके उसके अंदर इमेजेस डाल दो, जो भी इम्पोर्टेंट बैनर्स है फ्रंट में जो है बैनर्स रहने वाली है जैसे कि वो डाल सकते हो। सेकेंड, style.js बोल के एक फाइल क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे ग्लोबली आप जो डाल नहीं सकते हो, ग्लोबली नहीं, मुझे ग्लोबली नहीं CSS अप्लाई करना है, लेकिन आप अगर चाहते हो ग्लोबली CSS ही अप्लाई करना है लेकिन index.css की बजाय यहाँ पर आप style.css में ग्लोबली CSS ऐड कर सकते हो। जैसे कि फाउंट हो गया, आप उसका एक एक थीम रखना चाहते हो वेबसाइट का, तो वो थीम रिलेटेड जो भी CSS प्रॉपर्टी रहेगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मतलब देखो पब्लिक फोल्डर ये सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर आप मान सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पब्लिक फोल्डर में आप बेसिकली डाल सकते हो। ठीक है, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोल्डर्स SRC फोल्डर। ओके, तो SRC फोल्डर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पब्लिक है, लेकिन पब्लिक एज अ एक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो। SRC आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है उसके रिलेटेड, यानी कि प्रोजेक्ट का कंटेंट, जैसे मैंने बोला था पूरा कंटेंट पूरा कोड रहने वाला है SRC के अंदर, यहाँ पे पूरा वो चीज़ें आप डालोगे। ओके, इसके अंदर भी सबसे पहले आपके पास एसेट फाइल रहेगा। एसेट फाइल यानी कि आप समझ जाना इमेजेस फाइल, यानी कि इमेजेस स्टोर करेगा वहाँ पर, जैसे कि प्रोडक्ट के इमेज आप वहाँ पे स्टोर करो, या कुछ भी आपके जो भी लेटर बैनर रहते हैं ना, ऑफर के बैनर, ये बैनर वो बैनर, सेक्शन के बैनर, या सीजन वाइज कोई बैनर, या कुछ भी आपके पास कलेक्शन है उसका बैनर, जो भी इमेजेस है, जो भी जैसे भी वो सारी चीज़ें आप एसेट के अंदर यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, आपका पूरा वेबसाइट के रिलेटेड ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट के इमेजेस आपके पास एक प्रोडक्ट के 4 इमेजेस रहने वाले, तो आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हो ना, इमेजेस फोल्डर बनाने का, उसके अंदर फिर से फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट, ऐसे आप फोल्डर बनाने का, उसके अंदर उसके रिलेटेड इमेजेस डालने का। ठीक है, आपको जैसे लगता है वैसे करो, लेकिन एसेट के अंदर इमेजेस, या आप ऐसा लिखो कि स्टाइल,
उस रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हो इन फाइल्स। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट बोल के, हमारे पास एक और फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको रीयूजेबल कंपोनेंट्स आपको डालने हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक बटन है, उसी उसी फ़ॉन्ट, उसी प्रॉपर्टी, उसी साइज़ के बटन्स आपको सब जगह डिस्प्ले करने हैं। जैसे कि प्रोडक्ट पर व्यू प्रोडक्ट बोल के एक बटन रहता है, ठीक है। उस एक बटन को आप एक बार क्रिएट करोगे एज अ कंपोनेंट। ओके तो आप यहाँ पे कंपोनेंट का नेम कुछ भी रख सकते हो। जैसे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही आपको उसको कॉल करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है बटन कंपोनेंट डॉट JSX और या तो JS। ओके आपको ऐसा कॉल करना है एंड देन उस बटन कंपोनेंट को सब जगह पे कॉल करना है, ठीक है। एज अ रीयूजेबल जो भी कंटेंट रहता है आपके पास, तो एज अ कंपोनेंट के अंदर स्टोर करो, ठीक है। तो आपके सारे रीयूजेबल कंटेंट रहेंगे वो सारे एज अ कंपोनेंट कॉल हो जाएंगे और उन सभी को आपको कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही डालना है, ठीक है। जैसे कार्ड हो गया, कार्ड मतलब प्रोडक्ट का पूरा एक कार्ड रहता है, इमेज रहती है, थोड़ा सा टाइटल रहता है, थोड़ा सा पैराग्राफ रहता है, नीचे एक बटन रहता है, प्राइस रहता है। तो ये एज अ एक कार्ड होगा, तो ये भी आप एज अ कंपोनेंट में गिन सकते हो क्योंकि वो मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए होगा ना, रीयूजेबल कार्ड होगा ना, तो इसको एज अ कंपोनेंट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट है हमारे पास पेजेस। तो पेजेस के अंदर एक्चुअल आपका न्यू बार का आप बोल सकते हो, न्यू बार के जो भी पेजेस रहते हैं आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जैसे कि होम पेज, सबसे पहला पेज हमारा होम पेज, नेक्स्ट हमारा अबाउट पेज, सर्विस पेज, कैटेगरी पेज। ये ऐसे जो न्यू बार पर जो हम बनाते हैं ना पेजेस, जो हमारे एक्चुअली हमारे पेजेस रहते हैं, वो कंपोनेंट नहीं रहते, यानी कि रीयूजेबल नहीं रहते। होम पेज थोड़ी ना हम बार बार बनाते, तो होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, हम ये सारी चीज़ें पेजेस के अंदर क्रिएट करेंगे। ओके पेजेस फोल्डर के अंदर हम ये सारी पेजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। सर्विसेज, सर्विसेज बेसिकली APIs, यानी कि आप कहीं से डेटा ले रहे हो, जैसे प्रोडक्ट का डेटा API थ्रू आ रहा है, यूज़र का डेटा API थ्रू आ रहा है, तो उसको आप सर्विसेज में कॉल करोगे। जो भी API सर्विसेज रहेगी आपकी, तो API सर्विसेज सारे आप API सर्विस वाले फोल्डर के अंदर डालोगे, ठीक है। मतलब जो भी रहता है सर्विसेज। ओके उसके बाद आता है कंटेक्स्ट। एक्चुअली इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि ये E-कॉमर्स में यूज़ होने वाला है, ऐसा आप समझ जाना। ओके यहाँ पर आप बेसिकली अगर आप देखोगे एक सर्विस कॉल करोगे API का, यूज़र का डेटा और डिस्प्ले करोगे और छोड़ दोगे, तो इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे ना, तो इसी वजह से उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस फोल्डर को एज अ ऑप्शनल हम देखेंगे। इन फ्यूचर हम ये सारी चीज़ें देखने ही वाले, E-कॉमर्स वेबसाइट बनाने ही वाले, तब मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो अभी के लिए इसको ऑप्शनल रखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास app.js फाइल। ओके तो ये भी हमारा मेन ऐप कंपोनेंट है। ओके तो app.js फाइल क्या है, हमारा एक टॉप लेवल कंपोनेंट है। यानी कि जैसे मैंने अभी तक हमने प्रैक्टिकली देखा है कि app.js के अंदर हम सारे कंपोनेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक हमारा ये रहने वाला है, फर्स्ट हमारी एंट्री रहने वाली वेबसाइट की जो भी कंटेंट की। ओके तो इसको एज अ आप ऐसा आप ले सकते हो, ठीक है। ये एक फाइल है ना कि फोल्डर है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास index.js फाइल। जैसे कि एंट्री पॉइंट, हमारा जो भी हम एंट्री पॉइंट मतलब हमारा स्टार्टिंग ही ये है SRC फाइल के अंदर का, जो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है तो index.js से ही स्टार्ट होने वाली, वहाँ से app.js की तरफ मूव हो जाएगी और वहाँ से सारे कंपोनेंट कॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बोला है index.html, उसके बाद नेक्स्ट है index.js, उसके बाद नेक्स्ट है app.js, उसके बाद बाकी सब चीज़ें होने वाली। तो ऐसा ही आप 1 2 3 ऐसा आप प्रायोरिटी देख लेना, ठीक है। तो ठीक है। सो उसके बाद है app.css। जैसे मैंने बोला था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप app.js के अंदर अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, जैसे कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो, तो ही आपको CSS लगने वाला, नहीं तो ये ऑप्शनल आप बोल सकते हो, ठीक है। index.css आप बोल सकते हो IMP, क्योंकि ये ग्लोबली स्टाइलिंग आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉन्ट अगर आपको ग्लोबली यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिखो, वरना जैसे मैंने बोला है पब्लिक फोल्डर के अंदर आप एसेट के अंदर भी style.css बोल के फाइल क्रिएट करके उसके अंदर भी आप ग्लोबली आप CSS ऐड कर सकते हो। या तो यहाँ करो या तो वहाँ करो, दोनों एक जैसे ही वर्क हो जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट का है ना उसको आप पकड़ो ही मत, उसको हम निकाल देंगे। ओके उसको एज इट इज डिलीट पकड़ो आप,
ये इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर देखो, जैसे कि हमारे पास है गीट इग्नोर। जैसे मैंने बोला था, गीट इग्नोर सिर्फ तभी लगने वाला है जब आप गीट लैब या गीट हब पर आप अपना कोड शेयर करना चाहते हो, तो तभी आपको गीट इग्नोर यूज़ होगा। तो वैसे तो अभी के लिए हम रख देते हैं, क्योंकि इन केस हम ये प्रोजेक्ट अगर कहीं डालना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वैसे ये रख देते हैं, ठीक है। इसको आप डिलीट बिल्कुल मत करना, एज इट इज़ रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपको पता है पैकेज डॉट जेसन फाइल, जहाँ पर आपके पास जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद है ये, इसको भी हम एज इट इज़ रख देते हैं। ओके, ये जो भी डॉट एमडी लिखा हुआ है, जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उसको, ठीक है। उसके बाद है नोड मॉड्यूल, जो हमारा इंस्टॉलेशन, जो भी हम इंस्टॉल करते हैं पैकेजेस, वो सारे फाइल्स वहाँ पर जनरेट होती है, वहाँ पर सेव होती है, इसलिए इसको तो हाथ ही मत लगाओ। उसके बाद आता है पैकेज लॉक या यार्न लॉक। तो ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम लिनक्स है या विंडोज़ है। ओके, तो उसके बाद इसको भी हाथ नहीं लगाने का, ठीक है। तो ये नीचे के जितने भी फाइल्स है उसको बिल्कुल हाथ मत लगाओ, कुछ भी मत करो, एज इट इज़ रहने दो इनको। ओके, तो बस आपको सिंपली एक सिंपल आपको फोल्डर स्ट्रक्चर पता चला कि अगर आप सिंपल एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप प्रोफेशनली वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, सिंपल मतलब प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, तो इसी फोल्डर के वाइज आपको जाना पड़ेगा, तभी आपका लाइक कंसिडर होगा कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर चुके हो। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, सिंपली आप अगर सीख रहे हो, तो सिंपल जैसे मैंने बोला है अभी, जैसे मैंने रखा है फोल्डर स्ट्रक्चर, एज इट इज़ रख दो सिर्फ, क्योंकि टेस्ट मोड है ना, वो तो हम लोकली कर रहे, टेस्ट कर रहे, सीख रहे, इसलिए चलता है वो। जब आप एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो यही फॉर्मेट रखना। ओके, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है, किस फोल्डर स्ट्रक्चर का यूज़ होता है एक्चुअली ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप रिएक्ट जेएस में यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने ई कॉमर्स रिएक्ट ऐप, ऐसा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर का, यानी कि हमारा फोल्डर का नेम, एप्लीकेशन का नेम रहने वाला है, ठीक है। सो सिंपली देखो, पब्लिक के अंदर index.html एज इट इज़ है, हमारा आइकॉन फोल्डर का यानी कि हमारा एप्लीकेशन का एज इट इज़ है, एसेट एज इट इज़ है। अगर एसेट के अंदर आप जैसे इमेजेस, स्टाइल, वो सब लिखना चाहते हो लिखो। ओके, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ही है। पब्लिक फोल्डर डिट्टो सेम है। ओके, एसआरसी पर आते हैं। एसआरसी फोल्डर के अंदर देखो, सबसे पहले एसेट है, एसेट एज इट इज़ है। इमेजेस फोल्डर, स्टाइल फोल्डर, मैंने जैसे बोला था एज इट इज़, यहाँ पर भी आप ले सकते हो, ठीक है, एज इट इज़ है। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स। ओके, तो कंपोनेंट्स पर यहाँ पर हमने क्या करा है, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे फोल्डर के नेम दी हूँ ताकि आप क्लियर रहो बोल के। ओके, जैसे मैंने बोला था रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहता है। ओके, तो तभी आप उसको कंपोनेंट्स बोलोगे। तो मैंने बोला था हेडर फुटर, हर एक पेज, हर एक इसमें यूज़ होने वाले कंटेंट है ना। मतलब होम पेज बनाओगे हेडर फुटर चाहिए, अबाउट पेज बनाओगे हेडर फुटर चाहिए, सर्विस पेज बनाओगे हेडर फुटर चाहिए, बार बार चाहिए ना। तो यही चीज़ अगर बार बार लगने वाली है तो एक बार बना के उसको एज अ कंपोनेंट कॉल करके मैं बार बार यूज़ करूँ ना, क्यों मैं बार बार एक ही कोड डालते बैठूँ। इसी वजह से उसको हम डालेंगे कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर सबसे पहले हमारी दो चीज़ें जाने वाली है, हेडर और फुटर। ओके, सिंपल। तो ये ई कॉमर्स में भी यूज़ होता है और सिंपल हमारा वेबसाइट में भी। वहाँ पर मैंने फोल्डर के नेम नहीं दिए थे बेसिकली, यहाँ पे मैंने फोल्डर के नेम दे के आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के वजह कर सको, इसी वजह से मैंने ऐसा डाला है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखो, हेडर फुटर हमारा हो गया। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड। जैसे कि मैंने बोला था कार्ड, तो यहाँ पे क्या नाम दिया है, प्रोडक्ट कार्ड। यानी कि कार्ड के अंदर क्या रहता है, प्रोडक्ट का इमेज रहता है, प्रोडक्ट का थोड़ा सा टाइटल रहता है, थोड़ा सा पैराग्राफ रहता है, प्राइस रहता है और एक बटन रहता है। तो एज अ कार्ट में हम उसको ले लेते हैं और वो जो प्रोडक्ट का डेटा रहता है उसको हम हर जगह दिखाते हैं। जो भी प्रोडक्ट, उसके डेटा अलग रहते हैं लेकिन कार्ड तो सेम है ना, हर जगह कार्ड यूज़ होता है। तो एज अ उसको भी हम कंपोनेंट ले सकते हैं, ठीक है। एक, अगर एक सेक्शन में हमारे 6 प्रोडक्ट के कार्ड डिस्प्ले होते हैं तो 6 बार आप डालोगे कोड या एक ही बार कंपोनेंट क्रिएट करोगे और उसी को बार बार कॉल करोगे, इज़ बेटर ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, लेकिन सिंपल समझो। ओके, कंपोनेंट रीयूज्ड कंटेंट को एज अ कंपोनेंट हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हो गया कार्ट आइटम्स, उसी तरह होगा लोडर, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम।
तो नेक्स्ट देख सकते हो जैसे पेजेस। ओके, तो पेजेस यानी कि हमारे, जैसे मैंने बोला था, न्यू बार के पेजेस, यानी कि एक ही बार आप उसको कॉल कर सकते हो, उसको रीयूज नहीं करना है। जैसे कि होम पेज, आप उसको बार बार थोड़ी ना क्रिएट करोगे, आपको एक ही बार होम पेज क्रिएट करना है। जैसे ही प्रोडक्ट पेज, कार्ड पेज, चेकआउट पेज, हमारे जो न्यू बार के पेजेस रहते हैं ना, वो एक ही बार कहीं तो डिस्प्ले करते हैं ना हम लोग, तो इसी वजह से ऐसे पेजेस हम एक पेजेस फोल्डर के अंदर ही डालेंगे। ओके, तो पेजेस बोल के भी फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर ये सारे पेजेस आपको डालने हैं। जैसे नेम दिया है वैसे क्रिएट करोगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है। ओके, जैसे होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कार्ट पेज, .js छोड़ दो, वो तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था, एक वेबसाइट बनाने में कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये फोल्डर वहाँ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स में ये लगने वाला है, तो यहाँ पे ये लगने वाला है। तो इसमें क्या रहता है, देखो सिंपली मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। जैसे ये रहता है हमारा स्टोर मैनेजमेंट। ओके, तो रिएक्ट स्टोर मैनेजमेंट, जैसे देखो एक हमारे पास एक ऑथ कॉन्टैक्ट है, हम एक सिंपल ऑथ का लेते हैं। जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन, आपने सुना होगा। यूज़र जब भी लॉगिन करता है उसका एक ऑथ क्रिएट होता है, जिसको हम ऑथ को हम ये करते हैं, लाइक कंपेयर करते हैं बैकएंड से। देन वो अगर सही में वही निकलता है तो ही यूज़र लॉगिन होता है, वरना वो यूज़र जो होता है ना, लॉगिन ही नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जो हो जाती है ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। तो जैसे इसके अंदर रहता है कार्ट का भी, कार्ट के प्रोडक्ट्स हम इसको भी स्टोर करते हैं, प्रोडक्ट को भी हम एज अ स्टोर कर सकते हैं, ऑथ को भी हम, यूज़र का जो भी ऑथ रहता है उसको भी हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर मैनेजमेंट आप सिंपल वर्ड में समझो। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम सर्विस फोल्डर। सर्विस यानी कि सर्विसेज फोल्डर के अंदर जैसे ऑथ सर्विसेज, तो ये ऑथ सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज, कार्ड सर्विसेज, ये क्या है, ये हमारे एपीआईज या तो लोकल स्टोरेज है, आप कोई यूज़ करते हो, या आप कोई लाइक सेशन स्टोरेज यूज़ करते हो आपके रिएक्ट में, तो वो कहाँ से, मतलब वो डेटा जो भी मिल रहा है आपके पास, वो डेटा जो आप स्टोर कर रहे हो ना कहीं पे, और उसको आप सर्विसेज के अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे ऑथ सर्विसेज यानी कि यूज़र का सर्विस है, ऑथेंटिकेशन सर्विस, जैसे मैं बोला था यूज़र लॉगिन करते हैं तो उसका डेटा कहीं तो स्टोर होता है, उसको आप एज अ सर्विस के थ्रू ही कॉल, मतलब उसका एज अ डेटा सर्विस के थ्रू आप लेते हो, देन उसको चेक करते हो। ये सारी चीज़ें जो भी सर्विसेज के रहते हैं, सर्विसेज रिलेटेड एपीआईज, वो सारे आप यहाँ पे डालोगे। जैसे प्रोडक्ट सर्विस भी हो गया। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसर्स। ओके, रिड्यूसर्स के अंदर क्या रहता है, देखो रिड्यूसर फॉर मैनेजिंग स्टोर अपडेट्स, यानी कि देखो कार्ड रिड्यूसर, स्टोर यूज़र रिड्यूसर। तो बेसिकली रिड्यूसर क्या करता है, जैसे मैंने बोला हम नॉर्मली लोकल स्टोरेज यूज़ करते हैं, ठीक है, तो लोकली हम स्टोर करते हैं डेटा को, तो वैसे ही हमारे पास एक कार्ड रिड्यूसर और यूज़र रिड्यूसर हम बना सकते हैं इसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। ओके, यानी कि जो भी, जैसे अभी कार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम अपडेट करेंगे, जैसे हम प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वो कहीं तो स्टोर होता है ना, लोकल स्टोरेज में होता है, तो यहाँ पे एज अ रिड्यूसर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो रिएक्ट जेएस में। अगर आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में पता नहीं है, मैंने रिसेंटली यार एक 5 दिन पहले मैंने लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज पर पूरा एक वीडियो बनाया, एकदम इन डिटेल कंप्लीट वीडियो है, इतना अच्छे से बनाया ना पूरा, आपको एकदम परफेक्ट वो समझ में आ जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पता है ना कैसा देती हूँ मैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज वाइज ही है वो, तो ज़रूर देखना। ओके, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट आप गन से बोल सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट में, तभी आपको रिड्यूसर भी समझ में आ जाएगा, अगर आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में पता होगा तो ही। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो देखो रिड्यूसर के बारे में पता चला, सो नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स। तो हुक्स के कंसेप्ट आपने बहुत बार सुना होगा, रिएक्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं हुक्स। ओके, तो यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर देना हुक्स, आप जो भी हुक्स यूज़ करोगे उस रिलेटेड आप उसका नेम देके आप उसको यहाँ पे कॉल कर देना, ताकि वो समझ में आ जाएगी कि आप इतने सारे हुक्स आपने यूज़ करे, कस्टमाइज हुक भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है यूटिल्स। एक्चुअली यहाँ पे जो फॉर्मेट करेंसी डॉट जेएस लिखा है ना, तो एक्चुअली ये देखो, आप अगर डॉलर और रुपीज़ में ऐसा कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो फिर यूज़ होता है, या तो फिर आप यूटिल्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएचपी मेलर जैसे हम यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो, यानी कि आप अगर कोई मेलर यूज़ करते हो तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर इस वाले फोल्डर के अंदर डाल सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट फाइल के बारे में आते हैं, तो जैसे app.js के बारे में आपको बताया, index.js के बारे में आपको बताया, app.cs के बारे में आपको बताया, index.css के बारे में आपको बताया। उसके बाद आता है routes.js, यानी कि यहाँ पे राउटर का काम करता है routes.js। यहाँ पे आप सारे नेविगेशन जो भी सेटअप रहता है, जैसे इसको क्लिक करने के बाद ये ओपन होना पेज, इसको क्लिक करने के बाद ये होना नेविगेशन बार पर जो भी डालते हैं ना हम लोग, तो ऐसी सारी चीज़ें आप एक राउट बोल के एक फाइल क्रिएट करके वहाँ पे सारी चीज़ें कॉल करना। ओके, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपली आपको फोल्डर स्ट्रक्चर पता चला, और जो लास्ट वाला जो रिपोर्ट का है ना, उसको ऑप्शनल है, वो तो आपको पता है, मैं डिलीट ही कर देती हूँ, तो उसको तो हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ई कॉमर्स का एक रियल टाइम में एक, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करती है तो इसी फॉर्मेट में, इसी फोल्डर स्ट्रक्चर में वो क्रिएट करती है, ताकि अंडरस्टैंडिंग एक स्मूथ, एक क्लीन कोड रहे उनके पास। ओके, तो आप अगर इसी तरह से आप अगर क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली ये आपका जो प्रोजेक्ट बनाओगे, आप छोड़ के जाओगे कंपनी, दूसरा कोई उस पर वर्क करेगा तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग होने में ज़्यादा आसान होगा। इसी वजह से ज़्यादा लोग यही फोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करते हो। तो आप भी अभी से इसी फोल्डर स्ट्रक्चर के फ्लो में ही आप वर्क करना स्टार्ट कर दो, ताकि आदत पड़ जाए, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने देखा लाइक एक सिंपल वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट क्रिएट करना है आपको, बिजनेस वेबसाइट या स्टैटिक वेबसाइट या कुछ भी, लाइक एपीआई लेके वगैरह, तो आपको उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखना है, और एक एक्चुअल में रन टाइम में ई कॉमर्स वेबसाइट अगर क्रिएट करना चाहते हो तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर आपको कैसा रखना है, आपको वो पूरा क्लियर हो गया होगा। यानी कि फोल्डर स्ट्रक्चर का पूरा कंसेप्ट मैंने बोल दिया। जैसे एक सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके अंदर जैसे रिएक्ट के अंदर अगर आपके पास इतने सारे फाइल्स जो भी आते हैं, उसमें जितने IMP फाइल्स है और जो मतलब ऐसे ही है जिसको कोई यूज़ ही नहीं है, चुप आप स्टोरेज क्यों बढ़ाओगे आपका, है ना, उसको आप डिलीट करोगे, तो वो सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बोला है। तो आई होप कि आपको ना समझ में आ गया होगा कि ये मतलब वीडियो किस रिलेटेड था। एक्चुअली मेरा बस एक ही मोटिव था कि आपको ना लाइक सब चीज़ें पहले से पता हो। ओके, मेरा एक ही पॉइंट है कि अगर आप सीख ही रहे हो, ओके, ट्यूटोरियल अगर आप रिएक्ट जेएस का स्टार्ट कर ही चुके हो, तो सारी चीज़ें जो प्रोफेशनली आपको मालूम होनी चाहिए वो अभी से मालूम हो। आपको एक्सपीरियंस लेके ही मालूम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना, अभी से सारी चीज़ें मालूम हो, ताकि तब जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें इन डिटेल में बोल रही हूँ। आई नो कि बहुत बड़े वीडियोस बन रहे होंगे मेरे एक एक टॉपिक पे ही, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने का सोच रही हूँ, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ओके, तो बस इसी वजह से मेरे थोड़े से वीडियोस लेंथी हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज वाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत करना आने वाले वीडियोस भी। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस रिलेटेड रहने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत करना, एंड ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस। तो thank you so much for watching my videos. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Audio Jungle.